हेलो फ्रेंड्स, ओपिनियन करियर इंस्टीट्यूट के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं तरुण और आज हम डिस्कस करेंगे एनपीएस के बारे में। फ्रेंड्स, एनपीएस मतलब नेशनल पेंशन स्कीम। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा होगा कि हम एक रिटायरमेंट प्लान की बात कर रहे हैं, क्योंकि इसके नाम में ही पेंशन है। पेंशन मतलब हम रिटायरमेंट की बात कर रहे हैं। फ्रेंड्स, हर कोई चाहता है कि ओल्ड एज में भी वो एक अच्छी लाइफ स्टाइल जिए, और एक अच्छी लाइफ स्टाइल जीने के लिए हमारी फ्यूचर प्लानिंग बेहतर होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, एनपीएस एक ऐसा ही बेस्ट रिटायरमेंट प्लान बोलूंगा मैं इसको। एनपीएस एक बहुत ही अच्छा रिटायरमेंट प्लान है जिसमें आपको एक अच्छा रिटर्न और रिटर्न के साथ साथ टैक्स का भी बेनिफिट मिलता है। क्योंकि हम चाहते हैं कि हमें जो रिटर्न मिले उस पर हमें टैक्स का भी बेनिफिट, हम हर कोई ही चाहता है कि हमें उस पर टैक्स कम पे करना पड़े या ना पे करना पड़े। फ्रेंड्स, एनपीएस पीएफ एंड ईपीएफ के जैसा ही है। इसमें हम थोड़ा थोड़ा कुछ अमाउंट कंट्रीब्यूट करते हैं और ये पैसा मार्केट में इन्वेस्ट किया जाता है, और जिससे हमें एक अच्छा रिटर्न और बाद में जो अमाउंट है मैच्योरिटी के बाद लमसम में मिलता है, और कुछ अमाउंट जो है उसका पार्शियल अमाउंट हमें पेंशन के रूप में मिलता है। फ्रेंड्स, एनपीएस एक अच्छा रिटायरमेंट प्लान है। इसमें आपको पीपीएफ एंड ईपीएफ से ज्यादा रिटर्न मिलता है। एनपीएस एग्जेम्प्ट एंड एग्जेम्प्ट कैटेगरी का इन्वेस्टमेंट है। इसको हम ट्रिपल ई कैटेगरी का इन्वेस्टमेंट भी बोलते हैं। फ्रेंड्स, ट्रिपल ई क्या होता है इसके बारे में आगे डिस्कस करेंगे। एनपीएस को सेंट्रल गवर्नमेंट ने 2004 में गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए लॉन्च किया था। उस टाइम सिर्फ इसमें गवर्नमेंट एम्प्लॉयज ही कंट्रीब्यूट कर सकते थे, लेकिन 2004 के बाद कुछ टाइम ये गवर्नमेंट के पास, इसका फुली चार्ज गवर्नमेंट के पास ही था। बाद में इसको पीएफआरडीए को हैंड ओवर कर दिया गया, और पीएफआरडीए ने इस स्कीम को सभी के लिए ओपन कर दिया था। अब इसमें जो है कोई भी नॉर्मल इंडिविजुअल भी इसमें इन्वेस्ट कर सकता है, अकाउंट ओपन करवा सकता है एनपीएस के अंदर। नॉर्मल इंडिविजुअल मतलब चाहे वो गवर्नमेंट कर्मचारी है या प्राइवेट कर्मचारी हो, या फिर कोई बिजनेसमैन है, या फिर कोई एक शॉपकीपर, छोटा शॉपकीपर या स्मॉल बिजनेसमैन है, तो वो भी इसके अंदर एनपीएस में अकाउंट ओपन अपना करवा सकता है वॉलंटरीली। वॉलंटरी मतलब अगर चाहे तो करवा सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, पीपीएफ और ईपीएफ की तरह इसमें मंथली या ईयरली कंट्रीब्यूट करते हैं, और जैसा कि हमने अभी डिस्कस किया था कि ये फंड आगे जाके कहीं इन्वेस्ट किया जाता है, और बाद में जब आफ्टर 60 ईयर, रिटायरमेंट मतलब आफ्टर 60 ईयर, हमें पैसा, इसका कुछ पोर्शन जो होता है वो हम डिस्कस करेंगे कितना हमें लमसम में मिलता है और कितने अमाउंट की हमें एन्युटी यानी कि पेंशन के रूप में प्राप्त होते हैं। तो उसमें चलो मैं आपको अभी बता देता हूँ। इसमें लमसम में हमको 60% अमाउंट जो होता है लमसम में मिलता है। बच्चे को जो 40% के हमें एन्युटीज यानी कि पेंशन हमें हर महीने पेंशन के रूप में मिलते हैं। फ्रेंड्स, हम बात करेंगे कि हु शुड इन्वेस्ट इन एनपीएस स्कीम। एनपीएस स्कीम में कौन इन्वेस्ट कर सकता है या किसको इन्वेस्ट करना चाहिए, तो हम उसके बारे में बात करेंगे। फ्रेंड्स, हम बात करेंगे कि एनपीएस एक्चुअल में, देखिए, एनपीएस एक बहुत ही बेहतरीन, मैं बोलूँ तो बहुत ही अच्छा रिटायरमेंट प्लान है, और हर किसी को इसे लेना भी चाहिए। क्योंकि एनपीएस में हम जब जो इन्वेस्टमेंट अभी से करेंगे तो वो बाद में चल के हमें हाई अमाउंट उसका मिलता है। यानी कि जैसे कि एज ए म्यूचुअल फंड, हम म्यूचुअल फंड में जैसे कि इन्वेस्ट करते हैं तो उसी तरह ही है, लेकिन यहाँ पे म्यूचुअल फंड में ज्यादा रिस्क होती है, यहाँ रिस्क नहीं होती, या बहुत ही ना के बराबर रिस्क होती है। क्योंकि इसका जो पैसा होता है वो मेनली जो फंड मैनेजर्स हैं वो उसको मैनेज करते हैं, और जो पैसा लगाया जाता है वो ऐसी जगह लगाया जाता है जहाँ पे कि हमें लॉस ना हो। फ्रेंड्स, एनपीएस में कोई भी इंडियन सिटीजन यानी कि भारतीय नागरिक इन्वेस्ट कर सकता है, इंक्लूडिंग एनआरआई। इसमें एनआरआई भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, एनपीएस के अंदर 2 टाइप्स के अकाउंट होते हैं, टायर 1 और टायर 2। तो फ्रेंड्स, इन दोनों अकाउंटों के बारे में आगे चल के बात करेंगे। लेकिन फ्रेंड्स, अगर आप अभी से अपना रिटायरमेंट प्लान करना चाहते हो और टैक्स सेव करना चाहते हो तो आपके लिए ये बेस्ट स्कीम है। दूसरा, आपको रिटर्न भी चाहिए और आप स्टॉक मार्केट की तरह अगर रिस्क नहीं ले सकते तो आपको एनपीएस के साथ जाना चाहिए। ठीक है फ्रेंड, नेक्स्ट हम बात करते हैं कि हु मैनेज योर मनी इन एनपीएस। एनपीएस में जो हम पैसा कंट्रीब्यूट करते हैं उसको एक्चुअल में मैनेज कौन करता है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया था कि एनपीएस में हम रेगुलर कंट्रीब्यूशन करना होता है और ये पैसा कहीं इन्वेस्ट किया जाता है। तो फ्रेंड्स, इस पैसे को मैनेज करने की और सही जगह इन्वेस्ट करने की जिम्मेदारी पेंशन फंड मैनेजर्स की होती है। पैसे को कहाँ इन्वेस्ट करना है ये पेंशन फंड मैनेजर्स डिसाइड करते हैं। फ्रेंड्स, एट ए टाइम 8 पेंशन फंड मैनेजर्स हैं
जिसमें जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, बिरला सन लाइफ पेंशन मैनेजमेंट लिमिटेड, HDFC पेंशन मैनेजमेंट कंपनी, ICICI प्रूडेंशियल पेंशन फंड मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड, कोटक महिंद्रा पेंशन फंड लिमिटेड, LIC पेंशन फंड, रिलायंस कैपिटल पेंशन फंड, SBI पेंशन फंड प्राइवेट लिमिटेड और UTI रिटायरमेंट सॉल्यूशन लिमिटेड। फ्रेंड्स, ये 8 जो है पेंशन फंड मैनेजर्स हैं जो कि NPS में जो इन्वेस्टमेंट किया होता है उसको मैनेज करते हैं। पैसे को कहाँ इन्वेस्ट करना है कहाँ नहीं करना वो यही डिसाइड करते हैं। फ्रेंड्स, जो हमारी मनी होती है वो इन्वेस्ट कहाँ की जाती है? ये तो फंड मैनेजर्स थे जो कि मैनेज करते हैं, लेकिन उसको इन्वेस्ट करते हैं किसमें? तो फ्रेंड्स, जो पैसा इन्वेस्ट किया जाता है इक्विटीज में किया जाता है, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में किया जाता है और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में किया जाता है। फ्रेंड, जैसा कि हम जानते हैं कि जहाँ हाई रिस्क होता है वहां हमको हाई गेन भी प्राप्त होता है, यानी हाई रिटर्न मिलता है। तो फ्रेंड्स, यही इसमें है। इक्विटीज आपको पता है, इक्विटी मतलब शेयर्स में हमेशा हाई रिस्क होता है। कब कौन सा शेयर कितना डाउन चला जाए कितना अप चला जाए वो हमें नहीं पता होता। ये फंड ये मार्केट के जो बुल और बैली जो होते हैं उनको आइडिया होता है बेसिकली, जो शेयर मार्केट में डील करते हैं। मार्केट का अप डाउन जाना होता है तो वो उनको पता होता है, एक्चुअल में वो आइडिया लगा देते हैं, वो उसी फील्ड से बिलोंग करते हैं। फ्रेंड्स, इक्विटी अपन ज्यादा डीपली नहीं जाएंगे, अपन सीधा पॉइंट टू पॉइंट बात करते हैं। इक्विटी हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट होता है लेकिन इसमें रिटर्न भी हमें हाई मिलता है। कॉर्पोरेट बॉन्ड्स मॉडरेट रिस्क होता है, इसमें मॉडरेट रिटर्न मिलता है, यानी कि बीच का ना कम ना ज्यादा। ठीक है फ्रेंड्स, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज लो रिस्क होती है, इसमें हमें स्टेडी रिटर्न मिलता है, यानी कि नियमित एक रिटर्न हमें मिलता है रेगुलर। इसमें लॉस ना के बराबर होता है, लॉस की संभावना नहीं होती गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के अंदर, क्योंकि गवर्नमेंट हमेशा फंड हमेशा वहां इन्वेस्ट करता है, रिस्क नहीं होता। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट हम बात करेंगे एसेट एलोकेशन को लेकर। ये तो रहा कि हमने पैसा इन्वेस्ट कहाँ होता है। अब पैसा हम अलोकेट किस एसेट को कितना कैसे अलोकेट करेंगे, तो उसमें क्या क्या चॉइस होती है अपने पास, हम उसके बारे में बात करेंगे। फ्रेंड्स, ऑप्शंस हमारे पास क्या क्या होते हैं? फ्रेंड्स, हमारे पास 2 चॉइस होती है, एक एक्टिव चॉइस एंड एक पैसिव चॉइस। एक्टिव चॉइस के अंदर हमें खुद डिसाइड करना होता है कि पैसे को कहाँ इन्वेस्ट करना है, इक्विटी में करना है, बॉन्ड्स में करना है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में करना है। अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग हमें फंड मैनेजर्स को बताना होता है कि किस एसेट क्लास में और कितना परसेंटेज इन्वेस्टमेंट करना है। और ये फ्रेंड्स, जब हम NPS अकाउंट ओपन करते हैं, चाहे NSDL की साइट पे जाके कर रहे हैं या फिर हम किसी भी बैंक या पोस्ट ऑफिस के थ्रू ओपन करवा रहे हैं, तो उस टाइम पे हमें पूछा जाता है कि आपको कौन से फंड मैनेजर्स को चूज करना है या किसको आप अपना जो NPS अकाउंट है वो मैनेज करने के लिए देना चाहते हैं। उसी टाइम हमें ये भी डिसाइड करना होता है फ्रेंड्स कि हमें किस फंड में इन्वेस्ट करना है, इक्विटीज में कितना परसेंटेज लगाना है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में कितना लगाना है, बॉन्ड्स में कितना लगाता है। उस टाइम हम इसको डिसाइड कर सकते हैं। फ्रेंड्स, असेट क्लास जो होती है वो 4 टाइप की होती है, इक्विटी एंड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट्स, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स एंड रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स, गवर्नमेंट बॉन्ड्स एंड अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड। फ्रेंड्स, जो 3 ऊपर के थे असेट क्लास E, C एंड G, इनको आप जानते हैं, इक्विटी, कॉर्पोरेट डेब्ट्स एंड गवर्नमेंट बॉन्ड्स। जो 4th नंबर का है असेट क्लास A, अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड। तो फ्रेंड्स, इसके जो है इसमें एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर फंड आते हैं एंड रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट। तो फ्रेंड्स, जो अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड होता है उसमें हम इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट एंड रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट में फंड को इन्वेस्ट करते हैं। फ्रेंड्स, थोड़ा अब हम देख लेते हैं इक्विटी एलोकेशन के बारे में। तो फ्रेंड्स, अप टू 50 ईयर्स तक हम ज़्यादा से ज़्यादा 75% इक्विटी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद जैसे जैसे एज बढ़ती जाएगी इक्विटी में इन्वेस्टमेंट कम होता जाएगा, क्योंकि फ्रेंड्स जैसे जैसे एज बढ़ती है हमारी रिस्क लेने की जो कैपेसिटी है वो भी कम होती जाती है। तो इसलिए इक्विटी, क्योंकि एक रिस्की इन्वेस्टमेंट है जिसमें आपने देखा है कि हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट माना गया इक्विटी को, तो 75% अप टू एज ऑफ 50। देन जैसे जैसे एज बढ़ेगी 51, 52, जैसे कि आप देख पा रहे हैं 51 जैसे एज होगी अपनी, तो इसमें 72.5% करके हमारा इक्विटी एलोकेशन रह जाएगा। जैसे जैसे एज बढ़ती जाएगी 54 होगी 65% रह जाएगा, 58 होने पे 55% एंड 60 अब जाने पे ओनली 50% इक्विटी में इन्वेस्टमेंट रह जाएगा। बाकी जो 50% है वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एंड कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में रहेगा। फ्रेंड्स, ये सारी बात हमने एक्टिव चॉइस के बारे में की है। अब हम बात करेंगे पैसिव चॉइस के बारे में। फ्रेंड्स, पैसिव चॉइस एक्चुअल में ऑटो चॉइस इसको हम बोल सकते हैं। तो ऑटो चॉइस के अंदर फ्रेंड्स